नमस्ते। श्री यादव एजुकेशन ग्रुप से मैं नीतू कंवर आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूँ। हम कक्षा 10 की सामाजिक विज्ञान की पाठ्य पुस्तक पढ़ रहे थे और जिसमें हमने इससे अगले वीडियो में हमने राजनीति विज्ञान में जो केंद्र सरकार और राज्यसभा, लोकसभा इन सब के बारे में जानकारी प्राप्त की थी। और आज हम जो राष्ट्रपति है और प्रधानमंत्री है इन सब के बारे में पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखें, तभी वीडियो समझ में आएगा। और अगर आप लोगों ने ये टॉपिक पढ़ लिए हैं तो वीडियो की स्पीड बढ़ाकर आप इनका रिवीजन कर सकते हैं। तो और ये राष्ट्रपति और जो प्रधानमंत्री टॉपिक है ये राजस्थान के हर एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं और भारत के भी लगभग सभी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं। तो हम इनके बारे में आज पूरी जानकारी प्राप्त करेंगे। तो केंद्र सरकार के बारे में हमने पढ़ लिया था। इससे अगले वीडियो में लोकसभा है, इनका संगठन है, सदस्य संख्या है और संसद के कार्य और शक्तियां हैं, इन सब के बारे में इससे अगले वीडियो में हमने पढ़ लिया था। तो आज हम जो राज्यसभा की के कार्य और शक्तियां हैं इनके बारे में पढ़ेंगे। फिर हम कार्यपालिका के बारे में। तो हम यहाँ से शुरू करते हैं। राज्यसभा के कार्य और शक्तियाँ। क्या क्या कार्य है राज्यसभा के? शक्तियों का अध्ययन निम्नलिखित रूपों में किया जा सकता है। एक तो होती है विधायी शक्तियाँ, राज्यसभा की विधायी शक्तियाँ। लोकसभा के साथ साथ राज्यसभा भी विधि निर्माण संबंधी कार्य करती है, यानी कानूनों का निर्माण कौन करती है? राज्यसभा भी करती है लोकसभा के साथ साथ। संविधान के द्वारा अवित्तीय विधेयकों के संबंध में लोकसभा और राज्यसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान की गई है। किसको? लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदन को जो अवित्तीय विधेयक होते हैं, यानी जो वित्त से संबंधित विधेयक नहीं होते, वित्त से संबंधित विधेयक तो लोकसभा में ही पेश किया जाता है। और कोई भी विधेयक धन विधेयक है या नहीं ये निर्णय भी लोकसभा अध्यक्ष ही करते हैं। तो जो अवित्तीय विधायक है विधेयकों को राज्यसभा और लोकसभा दोनों को बराबर शक्तियां प्रदान की गई है। अब जो संविधान में संशोधन करने की शक्ति है उनसे संबंधित भी शक्ति प्राप्त है राज्यसभा को। संविधान संशोधन के संबंध में राज्यसभा को लोकसभा के समान ही शक्ति प्राप्त है। संशोधन प्रस्ताव पर संसद के दोनों सदनों में असहमति होने पर संविधान में संशोधन का प्रस्ताव गिर जाएगा। यानी अगर हमें संविधान में संशोधन करना है तो हमें लोकसभा और राज्यसभा दोनों का ही बहुमत प्राप्त होना चाहिए। अगर लोकसभा में इसको पूर्ण बहुमत मिल गया लेकिन अगर राज्यसभा में इसको पूर्ण बहुमत नहीं मिला तो फिर ये जो संविधान में संशोधन का प्रस्ताव है वो पारित नहीं होगा। उसके बाद ही आगे राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर करते हैं, तब वो बिल अगर कोई बिल राज्यसभा या लोकसभा में पेश किया जाता है तो दोनों सदनों में पास होने पर ही आगे वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर करते हैं, तभी वो बिल फिर कानून बन जाता है। और इसी प्रकार संविधान में अगर संशोधन करना है तो लोकसभा या राज्यसभा दोनों का ही बहुमत प्राप्त होना बहुत जरूरी है। और अगर दोनों में से किसी एक सदन ने भी अगर पूर्ण बहुमत नहीं दिया है तो फिर वो प्रस्ताव गिर जाएगा और संविधान में संशोधन नहीं हो पाएगा। तो दोनों ही सदनों का बहुत ही महत्वपूर्ण है कानून के लिए। अब विधायी शक्तियाँ, राज्यसभा की वित्तीय शक्तियाँ। राज्यसभा को कुछ वित्तीय शक्ति भी प्राप्त है। यद्यपि इस संबंध में संविधान द्वारा राज्यसभा को लोकसभा की तुलना में निर्बल स्थिति प्रदान की गई है। क्यों की गई है? क्योंकि जो लोकसभा है वो जनता का सदन है और जो वित्त संबंधी मामले या जो वित्त विधेयक है वो लोकसभा में ही पेश किया जाता है, क्योंकि जो लोकसभा है वो जनता का सदन है। इसलिए राज्यसभा इस मामले में थोड़ा सा कमजोर है। संविधान के अनुसार धन विधेयक पहले लोकसभा में ही प्रस्तावित किए जाते हैं। धन विधेयक पहले किस में पेश किए जाते हैं? लोकसभा में ही पेश किए जाते हैं।
लोकसभा से स्वीकृति होने पर धन विधेयक राज्यसभा में भेजा जाएंगे। अगर लोकसभा ने स्वीकृति दे दी तो उसके बाद ही धन विधेयक कहाँ पे भेजे जाएंगे? राज्यसभा में भेजे जाएंगे, जिसके द्वारा अधिक से अधिक 14 दिन तक इस विधेयक पर विचार किया जा सकता है। यानी कितने दिन तक इस विधेयक पर विचार कर सकते हैं? लगभग 14 दिन तक। राज्यसभा धन विधेयक के संबंध में अपने सुझाव लोकसभा को दे सकती है, लेकिन ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है कि उन प्रस्तावों को माने या न माने। अगर कोई भी धन विधेयक जैसे लोकसभा में आता है, उसके बाद वो जब राज्यसभा में जाता है तो राज्यसभा उस धन विधेयक के संबंध में अपने सुझाव दे सकती है, लेकिन जो लोकसभा है वो राज्यसभा के सुझाव माने या ना माने, ये लोकसभा की इच्छा पर निर्भर है। अब जो है राज्यसभा की कार्यपालिका संबंधी शक्ति क्या है? संसदात्मक हमारे जो भारत की शासन व्यवस्था है वो संसदात्मक है। और शासन व्यवस्था भी दो प्रकार की होती है, जैसे कि संसदात्मक और अध्यक्षात्मक। और जो अध्यक्षात्मक शासन व्यवस्था है वो अमेरिका की है। तो हमारे भारत की जो शासन व्यवस्था है वो संसदात्मक है। शासन व्यवस्था में मंत्रिपरिषद संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होता है। ये जो मंत्रिपरिषद है, मंत्रिपरिषद जो कि जिसका प्रमुख होता है प्रधानमंत्री, और मंत्रिपरिषद राष्ट्रपति को राष्ट्रपति का सहयोग करने के लिए मंत्रिपरिषद का निर्माण किया गया है। तो जो मंत्रिपरिषद है वो संसद के लोकप्रिय सदन के प्रति ही उत्तरदायी होती है। और जो संसद का लोकप्रिय सदन है वो कौन सा है? वो लोकसभा है। अतः भारत में मंत्रिपरिषद है वो लोकसभा के प्रति सामूहिक रूप से उत्तरदायी है। किसके प्रति? सामूहिक रूप से तो लोकसभा के प्रति उत्तरदायी है। राज्यसभा के प्रति उत्तरदायी नहीं है। राज्यसभा के सदस्य मंत्रियों से प्रश्न तथा पूरक प्रश्न पूछ सकते हैं। जो राज्यसभा के सदस्य हैं वो जो मंत्रिपरिषद के जो मंत्री होते हैं उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं, उनकी आलोचना भी कर सकते हैं, परंतु इन्हें अविश्वास प्रस्ताव द्वारा मंत्रियों को हटाने का अधिकार नहीं है। किसके पास? राज्यसभा के पास। इसके बाद आता है विविध शक्तियां। क्या है? विविध शक्तियां। उपयुक्त के अतिरिक्त राज्यसभा को कुछ अन्य शक्तियां भी प्राप्त है, जिनका प्रयोग वे लोकसभा के साथ मिलकर करती है। यानी जो राज्यसभा है उनको कुछ शक्तियां प्राप्त है जिनका उपयोग वो लोकसभा के साथ मिलकर करती है। ये शक्तियां और कार्य जैसे इस प्रकार है, जैसे राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य, कहाँ यहाँ पे क्या लिखा है? निर्वाचित, ना कि मनोनीत। मनोनीत सदस्य राष्ट्रपति के चुनाव में भाग क्यों नहीं लेते? क्योंकि जो मनोनीत सदस्य होते हैं उनको राष्ट्रपति अपने हिसाब से चुनता है, तो फिर वो इसीलिए वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग नहीं लेते हैं, जबकि जो निर्वाचित सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेते हैं। राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य लोकसभा के निर्वाचित सदस्यों के साथ मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव भी करते हैं। जो राज्यसभा के निर्वाचित सदस्य हैं और जो लोकसभा के निर्वाचित सदस्य हैं वो मिलकर उपराष्ट्रपति का चुनाव करते हैं। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर राष्ट्रपति, सर्वोच्च न्यायालय के जो न्यायाधीश है तथा कुछ पदाधिकारियों पर महाभियोग लगा सकती है। महाभियोग लगाकर उनको पद से हटा सकती है। कौन? राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर, दोनों मिलकर राष्ट्रपति और जो सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश हैं और जो पदाधिकारी हैं उन पर महाभियोग लगाकर उनको हटा सकती है। महाभियोग का प्रस्ताव तभी पारित समझा जाता है जब दोनों सदन इस प्रकार के प्रस्ताव को स्वीकार कर लें, तभी महाभियोग की प्रक्रिया शुरू की जाती है। राज्यसभा लोकसभा के साथ मिलकर बहुमत से प्रस्ताव पास कर उपराष्ट्रपति को उसके पद से हटा सकती है। राज्यसभा और लोकसभा दोनों सदन मिलकर बहुमत से अगर कोई प्रस्ताव पास कर तो उपराष्ट्रपति को उनके पद से हटा सकती है। उपराष्ट्रपति को पद से हटाने का प्रस्ताव
प्रथम बार राज्यसभा में ही पारित होकर लोकसभा के पास जाता है, क्योंकि जो राज्यसभा का मेन हेड होता है वो उपराष्ट्रपति ही होता है। तो इसीलिए राज्यसभा में पारित होने के बाद ही लोकसभा के पास जाता है। 1 माह से अधिक अवधि तक यदि आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन अगर 1 माह से अधिक अवधि तक हमें आपातकाल लागू रखना हो तो इस प्रकार के प्रस्ताव का अनुमोदन है वो लोकसभा राज्यसभा दोनों के द्वारा पृथक पृथक अपने विशेष बहुमत से किया जाना आवश्यक है। अब राज्यसभा को कुछ विशेष अधिकार भी दिए हुए हैं, तो उनके बारे में जान लेते हैं। राज्यसभा को 2 ऐसे अन्य अधिकार भी प्राप्त है जो लोकसभा को प्राप्त नहीं है और जिनका प्रयोग अकेले राज्यसभा ही करती है। इसे प्रयोग कौन से हैं? इस प्रकार शक्तियों का संबंध देश के संघीय ढांचे से है और राज्यसभा को राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधि होने के नाते निम्नलिखित शक्तियां प्राप्त है। जो ये राज्यसभा है, ये राज्यों का एकमात्र प्रतिनिधि है। कौन? राज्यसभा। तो राज्यों का प्रतिनिधित्व राज्यसभा करती है और जनता का प्रतिनिधित्व लोकसभा करती है। अनुच्छेद 249 के अनुसार राज्यसभा उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से राज्य सूची के किसी विषय को राष्ट्रीय महत्व का विषय घोषित कर सकती है। कौन? राज्यसभा। बहुमत कितना चाहिए? 2/3 बहुमत चाहिए। इसके द्वारा उस राज्य सूची के विषय पर कानून बनाने का अधिकार संसद को मिल जाता है। अगला है संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार, संविधान के अनुच्छेद 312 के अनुसार राज्यसभा ही अपने 2/3 बहुमत से प्रस्ताव पास कर नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करने का अधिकार केंद्र सरकार को देती है। यानी अगर हमें अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित करनी है नई, तो राज्यसभा के 2/3 बहुमत से ही नई अखिल भारतीय सेवाएं स्थापित हो सकती है। तो ये अधिकार सिर्फ राज्यसभा के पास ही है, ना कि लोकसभा के पास। अब जो कार्यपालिका है, कार्यपालिका, इसके बारे में हम पढ़ेंगे। कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग है। कार्यपालिका सरकार का दूसरा अंग क्या है? कार्यपालिका। इसमें आता है राष्ट्रपति। राष्ट्रपति भारतीय संविधान के अनुच्छेद के कौन सा है? 52 में ये उपबंध है कि भारत का एक राष्ट्रपति होगा। तो ये कौन से अनुच्छेद में है? ये है अनुच्छेद 52 में। अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित है। तो संघ की कार्यपालिका शक्ति किस में निहित है? राष्ट्रपति में निहित है, तथा वे इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं अथवा अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। जो कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में है, वे इसका प्रयोग स्वयं के हिसाब से भी कर सकता है और जो अधीनस्थ है पदाधिकारी, उनके सहयोग से करेगा। इस प्रकार संघीय कार्यपालिका में संघीय कार्यपालिका में कौन कौन आते हैं? राष्ट्रपति आते हैं, उपराष्ट्रपति आते हैं, प्रधानमंत्री आते हैं, मंत्रिपरिषद, वे भारत का महान्यायवादी होंगे। तो ये सभी है जो संघीय कार्यपालिका में आते हैं। कौन कौन? संघीय कार्यपालिका में एक तो राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद और भारत का महान्यायवादी। राष्ट्रपति है जो वो कार्यपालिका औपचारिक प्रधान होता है, यानी जो राष्ट्रपति है वो कार्यपालिका नाम मात्र का प्रधान होता है। और प्रधानमंत्री सहित जो मंत्रिपरिषद है वो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं। कौन? जो प्रधानमंत्री और जो मंत्रिपरिषद है वो कार्यपालिका के वास्तविक प्रधान होते हैं और जो राष्ट्रपति है वो औपचारिक प्रधान होता है।
भारतीय संघ की कार्यपालिका के प्रधान को राष्ट्रपति कहा जाता है। भारतीय संघ की जो कार्यपालिका के प्रधान है उनको राष्ट्रपति कहा जाता है। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है। भारत में ब्रिटेन जैसी संसदात्मक व्यवस्था को अपनाया गया है, जिसके अंतर्गत कार्यपालिका का एक वैधानिक प्रधान होता है। किसका? कार्यपालिका का। और दूसरा वास्तविक प्रधान होता है। तो जो वैधानिक प्रधान है वो तो राष्ट्रपति है, और जो दूसरा वास्तविक प्रधान है कार्यपालिका का वो प्रधानमंत्री है। राष्ट्रपति भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान है, और भारतीय संघ में उसकी स्थिति ब्रिटेन सम्राट के जैसी होती है। किसकी? राष्ट्रपति की। अब है राष्ट्रपति पद के लिए क्या योग्यताएं हैं, कौन भारत का राष्ट्रपति बन सकता है। तो अगर आप लोगों को भारत का राष्ट्रपति बनना है तो ये योग्यताएं होनी जरूरी है। तो कोई भी बन सकता है अगर ये योग्यताएं हो तो भारत का राष्ट्रपति। तो क्या योग्यताएं हैं भारत के राष्ट्रपति के लिए? संविधान में राष्ट्रपति पद पर निर्वाचित होने वाले व्यक्ति के लिए निम्नलिखित योग्यताएं निश्चित की गई हैं। प्रथम तो वे भारत का नागरिक हो, वो तो हम है ही भारत के नागरिक। तो दूसरा है वे 35 वर्ष की आयु पूरी कर चुका हो। अगर यहाँ पर यह नहीं लिखा है कि मूल रूप से भारत का नागरिक हो, अगर क्वेश्चन में ऐसे भी पूछ सकते हैं कि राष्ट्रपति पद के लिए क्या क्या योग्यताएं होनी आवश्यक है, तो एक में ऑप्शन दे देगा कि वे भारत का नागरिक हो, दूसरे में दे देगा मूल रूप से भारत का नागरिक हो। तो राइट होगा ये जो भारत का नागरिक है वो, ये मूल रूप से यहाँ पे नहीं लिखा है। तो और उसकी आयु 35 वर्ष वो पूरी कर चुका है हो, और जिन्होंने भी 35 वर्ष की आयु पूरी कर ली है वो राष्ट्रपति पद के लिए चुने जा सकते हैं। वे लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब यहाँ पर क्या दी हुई है? लोकसभा का सदस्य निर्वाचित होने की योग्यता रखता हो। अब कल हमने पढ़ा था लोकसभा के बारे में, और लोकसभा में क्या थी? जो सदस्य बनने की योग्यता। तो वो सारी योग्यताएं अगर लोकसभा सदस्य बनने की योग्यताएं व्यक्ति में है तो फिर वो राष्ट्रपति पद के लिए उम्मीदवार बन सकता है। इसके अतिरिक्त ऐसा कोई भी व्यक्ति जो भारत सरकार या राज्य सरकार या किसी स्थानीय सरकार के अंतर्गत पदाधिकारी हो या लाभ का पद धारण किए हुए हो, वो राष्ट्रपति पद का उम्मीदवार नहीं हो सकता। यानी जो जिसने लाभ का पद धारण कर रखा है वो तो उम्मीदवार नहीं हो सकता है। लेकिन अब जैसे उपराष्ट्रपति है, प्रधानमंत्री है, ये लाभ के पद के तहत नहीं आते हैं। राष्ट्रपति भारतीय संसद अथवा राज्यों के विधानमंडल के किसी सदन का सदस्य नहीं होगा। जो राष्ट्रपति है वो भारतीय संसद अथवा राज्यों के जो विधानमंडल है उनके किसी सदन का सदस्य नहीं होगा, तब वो राष्ट्रपति पद के लिए योग्य हैं। तो अब ये देख लिए, ये देखिए, ये सब योग्यताएं हैं। अगर आप लोगों में ये योग्यताएं हैं तो आप राष्ट्रपति बन सकते हो भारत के, जो कि सर्वोच्च पद है। हमारे भारत का सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति का पद। तो जरूर बनिएगा राष्ट्रपति, कोशिश करनी चाहिए, और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। अब हम पढ़ेंगे राष्ट्रपति का निर्वाचन। राष्ट्रपति का निर्वाचन किस प्रकार से राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है? राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को अपनाया गया। यानी हम जो जनता है वो राष्ट्रपति का चुनाव प्रत्यक्ष रूप से तो नहीं करती है, लेकिन अप्रत्यक्ष रूप से जरूर करती है। जैसे वो सांसदों को चुनती है, जो लोकसभा के सदस्य हैं और जो राज्यसभा के सदस्य हैं उनको भी जनता के द्वारा ही चुना जाता है। तो इस प्रकार जो एमएलए हैं तो वो फिर मतदान करते हैं राष्ट्रपति के चुनाव में, और फिर राष्ट्रपति का निर्वाचन होता है। तो राष्ट्रपति के चुनाव के लिए अप्रत्यक्ष निर्वाचन की पद्धति को भी अपनाया गया है। ये चुनाव एकल संक्रमणीय मत पद्धति के आधार पर होता है।
ये पद्धति इस प्रकार है। ये जो एकल संक्रमणीय पद्धति है ये क्या है? गुप्त रूप से होता है राष्ट्रपति का चुनाव। जैसे मान लो 3 उम्मीदवार खड़े हैं। अब जो लोकसभा और राज्यसभा के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के निर्वाचन में या वो मतदान करेंगे, तो वो मतदान तो इन सबको करेंगे, तीनों उम्मीदवारों को, लेकिन वो वरीयता के क्रम में प्राथमिकता के आधार पर करेंगे। यानी अगर किसी राज्यसभा या लोकसभा के किसी सदस्यों को इसको राष्ट्रपति बनाना चाहता है तो सर्वप्रथम वो वोट इसको देगा, उसके बाद इसको देगा और फिर इसको देगा। यानी देगा तो सबको, लेकिन वरीयता के क्रम में देगा, प्राथमिकता के आधार पर वो वोटिंग करेगा। तो इस प्रकार जिस व्यक्ति को या जिस उम्मीदवार को निश्चित कोटा प्राप्त हो जाता है वो फिर राष्ट्रपति बन जाता है। ऐसा नहीं है कि इसको ज़्यादा मत मिल गए तो फिर ये राष्ट्रपति बन जाता, ऐसा नहीं है। इनको निश्चित कोटा प्राप्त होना चाहिए, क्योंकि वोटिंग तो सबको ही करते हैं, सभी उम्मीदवारों को। तो फिर जिसको निश्चित कोटा मिलता है उनको फिर राष्ट्रपति चुन लिया जाता है। अब ये जो अप्रत्यक्ष निर्वाचन पद्धति है ये क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से और ऐसे निर्वाचक मंडल द्वारा किया जाएगा जिसमें संसद के दोनों सदनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के, यहाँ पर लिखा है निर्वाचित सदस्य, तो जो मनोनीत सदस्य होते हैं, जैसे राज्यसभा में होते हैं 12 सदस्य जिनको राष्ट्रपति चुनते हैं, जैसे कला के क्षेत्र से, साहित्य के क्षेत्र से और भी, लेकिन उनको राष्ट्रपति के चुनाव में मतदान करने का अधिकार नहीं है। और जो लोकसभा के सदस्य हैं, 2 लोकसभा के एंग्लो इंडियन होते हैं, उनको भी राष्ट्रपति के चुनाव में मत देने का अधिकार नहीं है। तो संसद के दोनों सदन, राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो ही राष्ट्रपति के चुनाव में भाग लेंगे। राज्य विधानसभाओं तथा 70वें संविधान संशोधन 1992 के अनुसार संघीय क्षेत्रों की विधानसभा के निर्वाचित सदस्य। तो राष्ट्रपति के चुनाव में कौन कौन भाग लेता है? एक तो राज्यसभा और लोकसभा, इन दोनों के निर्वाचित सदस्य, और जो राज्य विधानसभाओं हैं, जो 70वां संविधान संशोधन हुआ है उसके अनुसार जो संघीय क्षेत्र है उनकी जो विधानसभा है, तो विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं वो राष्ट्रपति के चुनाव की प्रक्रिया में मतदान करेंगे। अब एकल संक्रमणीय ये जो मत पद्धति है, जो राष्ट्रपति है, राष्ट्रपति का चुनाव इसी पद्धति के आधार पर होता है, एकल संक्रमणीय मत पद्धति। तो ये क्या है? जैसे कि संसद तथा राज्यों और संघीय क्षेत्रों की विधानसभाओं के जो निर्वाचित सदस्य हैं, विधानसभाओं के निर्वाचित सदस्य, यहाँ पर भी निर्वाचित सदस्य लिखा है, द्वारा राष्ट्रपति का चुनाव एक विशेष मत पद्धति के अनुसार होता है, और उस विशेष मत पद्धति को ही हम एकल संक्रमणीय मत पद्धति कहते हैं। इस चुनाव के मतदान गुप्त मतपत्र द्वारा होता है, यानी गुप्त मतदान प्रणाली के तहत ही होता है। और चुनाव में सफलता प्राप्त करने के लिए उम्मीदवार के लिए न्यूनतम कोटा प्राप्त करना आवश्यक है। न्यूनतम कोटा निर्धारित करने के लिए निम्नलिखित सूत्र अपनाया जाता है। न्यूनतम कोटा क्या है? न्यूनतम कोटा है जैसे दिए गए वैध मतों की संख्या और निर्वाचित होने वाले प्रतिनिधियों की संख्या। तो इस प्रकार निश्चित कोटा प्राप्त करना होता है, तब राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब निर्वाचक सभी प्रत्याशियों के सम्मुख अपनी वरीयता अंकित करते हैं। मतगणना के दौरान सर्वप्रथम प्रत्याशियों को मिले पहली वरीयता के मतों की गणना की जाती है। इस दौर में जिस प्रत्याशी को कोटा अर्जित हो जाता है उसे विजय घोषित कर दिया जाता है। यदि इस चरण में किसी भी प्रत्याशी को कोटा अर्जित न हो तो प्रथम चरण में न्यूनतम वोट पाने वाले प्रत्याशी को मुकाबले से बाहर कर दिया जाता है। अब इस प्रत्याशी की दूसरी वरीयता के वोट अन्य प्रत्याशियों को हस्तांतरित किए जाते हैं। ये क्रम तब तक चलता है जब तक कि कोई प्रत्याशी कोटा अर्जित न कर ले। तो इस प्रकार
जो न्यूनतम कोटा प्राप्त कर लेता है फिर वो राष्ट्रपति बन जाते हैं। अब जो राष्ट्रपति है उनको हम कैसे हटा सकते हैं? अगर राष्ट्रपति को कब हटाया जाता है? ऐसा, क्योंकि देश का जो सर्वोच्च पद है वो राष्ट्रपति का पद है, तो ऐसा तो है नहीं कि इनको पागल दिवालिया घोषित करके हटाया जा सकता है या फिर इन्होंने कोई कानून तोड़ दिया है तो हटा सकता है, नहीं। इनको सिर्फ अगर राष्ट्रपति ने संविधान का पालन नहीं किया है या फिर संविधान की अवहेलना की है तो फिर राष्ट्रपति को महाभियोग प्रक्रिया के तहत हम उनको उनके पद से हटा सकते हैं। तो क्या है महाभियोग प्रक्रिया, राष्ट्रपति को हटाने की प्रक्रिया, इनके बारे में पढ़ते हैं। महाभियोग, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल वैसे तो 5 वर्ष होता है, किंतु भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 के अनुसार राष्ट्रपति द्वारा अगर उसने संविधान का उल्लंघन किया है, संविधान का उल्लंघन किए जाने पर संविधान में दी गई पद्धति के अनुसार उस पर महाभियोग लगाकर उसे पद से हटाया जा सकता है। तो अगर राष्ट्रपति ने संविधान का उल्लंघन किया है तो उन्हें महाभियोग की प्रक्रिया के तहत पद से हटाया जा सकता है। उस पर अभियोग लगाने का अधिकार भारतीय संसद के प्रत्येक सदन को प्राप्त है। तो महाभियोग कौन लगा सकता है? राज्यसभा और लोकसभा दोनों ही लगा सकते हैं। अभियोग चलाने की अनुमति के लिए अभियोग चलाने वाले सदन की समस्त संख्या के 1/4 सदस्यों के हस्ताक्षर होने आवश्यक है। अगर राष्ट्रपति पर महाभियोग या अभियोग की प्रक्रिया चलानी है तो दोनों सदन की जो समस्त संख्या है उनका जो 1/4 सदस्य उनके हस्ताक्षर आवश्यक है। सदन में प्रस्ताव प्राप्त होने के 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाएगा, यानी 14 दिन बाद। अगर किसी सदन में, मान लो राज्यसभा या लोकसभा, अगर किसी में भी महाभियोग का प्रस्ताव अगर आता है तो 14 दिन बाद अभियोग लगाने वाले सदन में उस पर विचार किया जाता है। और यदि अभियोग का प्रस्ताव सदन की कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, कितने सदस्यों द्वारा? 2/3 सदस्यों के द्वारा अगर स्वीकार कर लिया जाए तो इसके उपरांत प्रस्ताव द्वितीय सदन को भेज दिया जाता है। यानी जिस सदन में महाभियोग का प्रस्ताव लाया जाता है, अगर उसके कुल संख्या के 2/3 सदस्यों द्वारा स्वीकृत हो जाए वो प्रस्ताव, तो उसके बाद वो दूसरे सदन में भेज दिया जाता है। दूसरा सदन इस अभियोग की या तो स्वयं ही जांच करेगा या इस कार्य के लिए विशेष समिति नियुक्त करेगा। यदि इस सदन में राष्ट्रपति के विरुद्ध लगाए गए आरोप सिद्ध हो जाते हैं और दूसरा सदन भी अपने कुल सदस्यों के कम से कम 2/3 बहुमत से महाभियोग के प्रस्ताव को स्वीकार कर ले तो प्रस्ताव स्वीकृत होने की तिथि में राष्ट्रपति को पद से हटाया जाएगा। यानी जैसे लोकसभा में मान लो या फिर राज्यसभा में अगर किसी भी सदन में महाभियोग का प्रस्ताव आता है तो उसके कुल सदस्यों का अगर 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव पर हस्ताक्षर कर देते हैं तो फिर वो आगे दूसरे सदन में जाता है और फिर दूसरे सदन के सदस्य भी 2/3 सदस्य उस प्रस्ताव को स्वीकार कर लेते हैं तो फिर राष्ट्रपति को पद से हटाया जा सकेगा। अब राष्ट्रपति की जो शक्तियां हैं और जो कार्य हैं वो क्या क्या हैं वो हम पढ़ लेते हैं। राष्ट्रपति की शक्तियां और कार्य। अध्ययन की सुविधा के लिए राष्ट्रपति की समस्त शक्तियों को प्राथमिक रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। तो हम राष्ट्रपति की शक्तियों को कितने रूपों में बांट सकते हैं? 2 भागों। एक तो होती है सामान्यकालीन शक्तियां और दूसरी होती है संकटकालीन शक्तियां। तो 2 प्रकार की शक्तियां प्राप्त है राष्ट्रपति को। सामान्यकालीन शक्तियां और उनके अधिकार क्या क्या है? सामान्यकालीन शक्तियां, संविधान के द्वारा सामान्य काल में राष्ट्रपति को जो शक्तियां प्रदान की गई है उनका अध्ययन निम्नलिखित 5 शीर्षकों के अंतर्गत किया जा सकता है। तो संविधान के अनुसार ही राष्ट्रपति को सामान्य काल की शक्तियां प्रदान की गई है।
जिसमें प्रथम आती है कार्यपालिका अथवा प्रशासनिक शक्ति। कार्यपालिका संबंधी प्रशासनिक शक्तियां राष्ट्रपति को दी गई है। संविधान के अनुच्छेद 53 के अनुसार संघ की कार्यपालिका शक्ति किसमें निहित है? राष्ट्रपति में निहित है। संघ की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति में निहित होगी तथा वह इसका प्रयोग संविधान के अनुसार स्वयं या अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। या तो स्वयं कर लेगा या फिर अपने अधीनस्थ पदाधिकारियों द्वारा करेगा। इस प्रकार शासन का जो समस्त कार्य है वो राष्ट्रपति के नाम से होगा। शासन का समस्त कार्य किसके नाम से होगा? राष्ट्रपति के नाम से होगा और सरकार के समस्त निर्णय उसके ही माने जाएंगे। तो समस्त सरकार के जो भी निर्णय होंगे वो राष्ट्रपति के ही माने जाएंगे। तो ये कार्यपालिका संबंधी शक्ति थी राष्ट्रपति के पास। अब है महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति और उनको पद से हटाना यानी पदच्युति। ये कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति करते हैं। जो महत्वपूर्ण अधिकारी है उनकी नियुक्ति कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। और उनको पद से हटाते कौन है? वो भी राष्ट्रपति ही हटाते हैं। राष्ट्रपति भारत संघ के अनेक महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करता है। जो महत्वपूर्ण अधिकारी, ऐसा नहीं है कि किसी की भी नियुक्ति कर दी। जैसे सरकारी टीचरों की नियुक्ति भी राष्ट्रपति करेंगे और जो ग्राम सेवक है, पटवार है, इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करेंगे। ऐसा नहीं है, क्योंकि जो राष्ट्रपति है वो महत्वपूर्ण उनका पद महत्वपूर्ण होता है, इसीलिए वो महत्वपूर्ण ही नियुक्तियां करते हैं। जैसे कि मान लो उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश आते हैं और जो राज्यपाल आते हैं, राज्यों के जो मुख्यमंत्री आते हैं उनकी नियुक्ति तो नहीं करते हैं राष्ट्रपति, लेकिन जो राज्यपाल आते हैं उनकी नियुक्ति करते हैं। और जो संघीय लोक सेवा आयोग है उनके जो अध्यक्ष हैं उनकी नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करते हैं। तो हम पढ़ लेते हैं। तो महत्वपूर्ण अधिकारियों की नियुक्ति करते हैं राष्ट्रपति, जैसे कि प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्री, राज्यों के राज्यपाल तो किसकी सलाह से करते हैं? प्रधानमंत्री की सलाह से। और जो राज्यों के राज्यपाल हैं, उच्चतम न्यायालय और उच्च न्यायालयों के न्यायाधीश हैं, महालेखा परीक्षक है और संघीय लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं, सदस्य हैं। और जो विदेशों में राजदूत है तो इनकी नियुक्ति राष्ट्रपति ही करते हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण पद हैं, इनकी नियुक्तियां राष्ट्रपति के द्वारा ही की जाती है। अब है शासन संचालन संबंधी शक्ति। शासन संचालन संबंधी क्या शक्तियां हैं राष्ट्रपति के पास? इस संबंध में उसके द्वारा विभिन्न प्रकार के नियम बनाए जा सकते हैं। वे संसद के दोनों सदनों की संयुक्त बैठक, सर्वोच्च न्यायालय के अधिकारियों व कर्मचारियों की नियुक्ति तथा नियंत्रक व महालेखा परीक्षक की शक्तियों से संबंधित। तो जो दोनों सदन हैं, राज्यसभा और लोकसभा, इनकी अगर संयुक्त बैठक बुलानी है तो ये अधिकार किसके पास है? ये राष्ट्रपति के पास ही है। और जो सर्वोच्च न्यायालय है उनके अधिकारियों और कर्मचारियों की नियुक्ति भी कौन करता है? ये भी राष्ट्रपति करते हैं। और जो नियंत्रण और महालेखा परीक्षक है उनकी शक्तियों का नियमों का निर्माण भी राष्ट्रपति करते हैं। मंत्रिपरिषद के सदस्यों के बीच विभागों का वितरण भी उसी के द्वारा किया जाता है। यानी जो मंत्रिपरिषद है उनके बीच, मंत्रिपरिषद के जो सदस्य हैं, तो मंत्रिपरिषद में जो मंत्रिमंडल आते हैं और जिसमें कैबिनेट मंत्री आते हैं, तो उनको जो विभाग दिए जाते हैं तो उन विभागों का वितरण भी राष्ट्रपति के द्वारा ही किया जाता है। तो मंत्रिपरिषद में वैसे बहुत सारे मंत्री आते हैं, लेकिन जो कैबिनेट मंत्री है तो कैबिनेट मंत्रियों को और उनके विभागों का बंटवारा करते हैं वो राष्ट्रपति ही करते हैं। अब ये वैदेशिक क्षेत्र में शक्ति, राष्ट्रपति को जो विदेशी मामले हैं उनमें क्या शक्ति प्राप्त है? जैसे कि भारतीय संघ का वैधानिक प्रमुख होने के नाते, भारतीय संघ का प्रमुख कौन है? राष्ट्रपति है। उनको वैदेशिक क्षेत्र में भारत का प्रतिनिधित्व करते हैं। कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वे विदेशों में स्थित जो भारतीय दूतावास हैं उनके लिए राजदूत
वे कूटनीतिक प्रतिनिधियों की नियुक्ति करते हैं। कौन? राष्ट्रपति करता है। विदेशों के राजदूत वे राजनयिक प्रतिनिधियों के प्रमाण पत्रों को स्वीकार करता है। तो इनके प्रमाण पत्र कौन स्वीकार करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। विदेशों से संधियां और समझौते भी राष्ट्रपति के नाम से किए जाते हैं। तो वे जो विदेशों से संबंधित शक्ति है वो क्या प्राप्त है राष्ट्रपति को? जो विदेशों में भारतीय दूतावास है, उनके जो राजदूत है, उनके प्रतिनिधियों की नियुक्ति ही राष्ट्रपति करते हैं, और जो विदेशी राजदूत हैं उनके प्रमाण पत्रों को स्वीकार करते हैं, और जो विदेशी मामले जो भी संध्या की जाती है, समझौते किए जाते हैं, तो वो भी राष्ट्रपति के नाम से ही किए जाते हैं। अब सैनिक क्षेत्र में क्या शक्ति प्राप्त है राष्ट्रपति को? सैनिक क्षेत्र में तो राष्ट्रपति है वो भारत की समस्त सेनाओं का प्रधान होता है। समस्त सेनाओं का। तो समस्त सेनाओं का प्रधान कौन है? राष्ट्रपति है। किंतु इस अधिकार का प्रयोग वे कानून के अनुसार ही कर सकता है। किसके अनुसार? कानून के अनुसार। प्रतिरक्षा सेवाओं, युद्ध और शांति आदि के विषय में कानून बनाने की शक्ति केवल संसद को प्राप्त है। यानी अगर ये तो तीनों सेनाओं का प्रमुख होते हैं राष्ट्रपति, लेकिन ये इनका प्रयोग कानून के अनुसार ही करते हैं, और जो प्रतिरक्षा सेवा है, युद्ध है, जिसे शांति है, जो आदि के विषय हैं, इन पर अगर कानून बनाना हो तो वो कानून बनाने की शक्ति तो संसद को प्राप्त है। अतः भारतीय राष्ट्रपति संसद की स्वीकृति के बिना न तो युद्ध की घोषणा कर सकता है और न ही सेनाओं का प्रयोग कर सकता है। तो जो राष्ट्रपति है उनको संसद की स्वीकृति लेनी होगी पहले, फिर वो युद्ध की घोषणा कर सकते हैं और फिर वो सेनाओं का प्रयोग भी कर सकते हैं, लेकिन उनको संसद की स्वीकृति लेनी पड़ेगी। तो इस मामले में संसद ही सर्वोच्च है। अब इनको विधायी शक्तियां क्या प्राप्त है? विधायी शक्तियां, जो भारत का राष्ट्रपति है वो भारतीय संघ की कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही। कार्यपालिका का वैधानिक प्रधान तो है ही है, उसे भारतीय संसद का भी अभिन्न अंग माना जाता है। तो अभिन्न अंग कौन है? राष्ट्रपति है संसद के, और लोकसभा है और राज्यसभा है। इस रूप में राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र की विभिन्न शक्तियां प्राप्त है, जैसे कि वित्त क्षेत्र का प्रशासन, विधायी क्षेत्र का प्रशासन। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त है। राष्ट्रपति को विधायी क्षेत्र के प्रशासन से संबंधित अनेक शक्तियां प्राप्त है। वे संसद के अधिवेशन बुलाता है। संसद के अधिवेशन कौन बुलाते हैं? राष्ट्रपति बुलाते हैं। और अधिवेशन समाप्ति की घोषणा भी कौन करते हैं? राष्ट्रपति करते हैं। वे प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित काल से पूर्व भी भंग कर सकता है। कौन कर सकता है? राष्ट्रपति। लेकिन प्रधानमंत्री की सिफारिश पर लोकसभा को उसके निश्चित कार्यकाल से पूर्व ही भंग कर सकते हैं। ऐसा राज्यसभा में नहीं होता, क्योंकि राज्यसभा स्थायी सदन है और राज्यसभा कभी भी भंग नहीं होती है, और लोकसभा अस्थायी सदन है और लोकसभा को भंग कर सकते हैं। और अब तक जो लोकसभा है वो 9 बार भंग हो चुकी है। लोकसभा को समय के पूर्व भंग किया जा चुका है। संसद के अधिवेशन के प्रारंभ में राष्ट्रपति दोनों सदनों की संयुक्त बैठक में भाषण देते हैं। कौन? राष्ट्रपति। उसके द्वारा अन्य अवसरों पर भी संसद को संदेश या उसकी बैठकों में भाषण देने का कार्य किया जा सकता है। राष्ट्रपति के इन भाषणों में शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जाती है। जो राष्ट्रपति के ये भाषण है, इनमें शासन की सामान्य नीति की घोषणा की जा सकती है। अब अगला, उनको क्या शक्ति प्राप्त है? सदस्यों को मनोनीत करने की शक्ति। अब जो सदस्य हैं उनको मनोनीत कौन करते हैं? जैसे कि राज्यसभा के हैं और लोकसभा के हैं 2 सदस्य, राज्यसभा के 12 सदस्य हैं, उनको मनोनीत करते हैं भारतीय राष्ट्रपति। राष्ट्रपति को राज्यसभा में कितने हैं? 12 सदस्य को मनोनीत करने का अधिकार है। यानी वो अपनी इच्छा से, स्वविवेक से इनको मनोनीत करते हैं।
वो कौन कौन से हैं, जैसे कि साहित्य के क्षेत्र से, विज्ञान के क्षेत्र से, कला या फिर अन्य किसी क्षेत्र से जो विशेष सेवा की गई हो, वे 12 सदस्यों को मनोनीत करते हैं राज्यसभा में। और वह लोकसभा में 2 आंग्ल भारतीय समुदायों को मनोनीत कर सकता है। अब ये आंग्ल भारतीय सदस्य कौन है? आप सोचेंगे ये आंग्ल भारतीय क्या है? तो आंग्ल भारतीय वो सदस्य हैं जिनकी माँ तो पूर्ण रूप से भारतीय हो, माता तो मूल रूप से भारतीय हो, लेकिन उनके पिता या फिर दादा वो अंग्रेज हो, तो वो आंग्ल भारतीय सदस्य माने जाते हैं उनको। तो 2 सदस्य आंग्ल भारतीय सदस्यों की उनको मनोनीत भी राष्ट्रपति ही करते हैं। अब है विधेयक पर निषेधाधिकार का प्रयोग। अगर कोई भी विधेयक आता है संसद में, तो जो राष्ट्रपति है वो उनको अस्वीकार भी कर सकते हैं और वो पॉकेट वीटो का उपयोग भी कर सकते हैं, यानी वो ना तो वापस संसद में भेजते हैं और ना ही उन पर कोई जवाब देते हैं। तो जो ज्ञानी जेल सिंह थे उन्होंने भी पॉकेट वीटो का प्रयोग किया था एक बार राष्ट्रपति। तो संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। यानी अगर कोई भी विधेयक सर्वप्रथम लोकसभा या राज्यसभा में आते हैं, फिर दोनों ही सदनों से वो विधेयक पास होता है, उन पर जो सदस्य हैं वो उनको स्वीकार कर लेते हैं, उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है, उसके बाद राष्ट्रपति उन पर हस्ताक्षर करते हैं, तब भी वो बिल या विधेयक फिर वो कानून बन जाता है। तो संसद द्वारा स्वीकृत प्रत्येक विधेयक राष्ट्रपति की स्वीकृति के बाद ही कानून का रूप ग्रहण करता है। वे साधारण विधेयक को कुछ सुझावों के साथ संसद को पुनः विचार के लिए लौटा सकता है। यानी अगर कोई विधेयक आता है संसद के पास, तो फिर उसके बाद वो राष्ट्रपति के पास जाता है और राष्ट्रपति अगर कोई साधारण विधेयक हो तो कुछ सुझाव देकर वो वापस संसद को पुनः भी लौटा सकते हैं विचार करने के लिए। लेकिन यदि वे विधेयक संसद द्वारा पुनः संशोधन के साथ या बिना संशोधन के पारित कर दिया जाता है, तो राष्ट्रपति को दूसरी बार उसे स्वीकृति देनी होगी। यानी अगर संसद ने पुनः संशोधन के साथ अगर बिना संशोधन को पारित कर दिया जाता है, अब राष्ट्रपति के पास जो अगली शक्ति है वो है अध्यादेश जारी करने की शक्ति। राष्ट्रपति अध्यादेश जारी कर सकते हैं। जिस समय संसद का अधिवेशन न हो रहा हो उस समय राष्ट्रपति को अध्यादेश जारी करने का अधिकार प्राप्त है, वो अध्यादेश जारी कर सकते हैं। यह अध्यादेश संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह बाद तक लागू रहते हैं। अगर संसद का अधिवेशन प्रारंभ होने के 6 सप्ताह तक वो अध्यादेश जारी रहते हैं, लेकिन संसद चाहे तो उसके द्वारा इस अवधि से पूर्व भी इन अध्यादेशों को समाप्त कर सकती है। अब इसके बाद राष्ट्रपति के पास आती है वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां क्या है? राष्ट्रपति प्रत्येक वित्त वर्ष के प्रारंभ में संसद के दोनों सदनों के सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए आय और व्यय का विवरण रखवाएगा। जो राष्ट्रपति है वो प्रत्येक वित्तीय वर्ष के प्रारंभ में संसद के जो दोनों सदन हैं उनके सम्मुख भारत सरकार की उस वर्ष के लिए जो आय और व्यय का विवरण है वो राष्ट्रपति रखवाते हैं। उसकी आज्ञा के बिना धन विधेयक और अनुदान मांगे लोकसभा में प्रस्तावित नहीं की जा सकती। तो ये वित्तीय शक्तियां हैं। इसके बाद राष्ट्रपति की जो न्यायिक शक्तियां हैं वो क्या है? न्यायिक शक्तियां, संविधान में न्यायपालिका की स्वतंत्रता है। तो न्यायपालिका यही हमारी सबसे अच्छी भारत सरकार या हमारे भारतीय शासन की सबसे महत्वपूर्ण बात है कि जो न्यायपालिका है उस पर किसी का अधिकार नहीं है, वो स्वतंत्र है। तो
स्वतंत्रता के सिद्धांत को अपनाया गया है। वे उच्चतम तथा उच्च न्यायालयों के न्यायाधीशों की नियुक्ति करता है। तो जो उच्चतम और उच्च न्यायालय है उनकी नियुक्ति करता है। उच्चतम न्यायालयों द्वारा निर्मित न्यायालयों की कार्य व्यवस्था से संबंधित नियमों के संबंध में राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक है। उच्चतम न्यायालय है उनके द्वारा जो निर्मित न्यायालय उनकी जो कार्य व्यवस्था है तो उनके नियम की स्वीकृति कौन देते हैं? राष्ट्रपति देते हैं। राष्ट्रपति को एक अन्य महत्वपूर्ण शक्ति समाधान की शक्ति भी प्राप्त है। तो यानी अगर किसी व्यक्ति को मृत्युदंड दे दिया गया है तो जो राष्ट्रपति है वो उनकी सजा को उम्र भर जेल में बदला सकता है। तो फिर उनको जो फांसी की सजा है वो टाल सकते हैं राष्ट्रपति। तो ये भी अधिकार प्राप्त है हमारे भारतीय राष्ट्रपति को। तो राष्ट्रपति को एक महत्वपूर्ण शक्ति समाधान है, वो क्षमा कर सकते हैं किसी भी कैदी को, किसी भी अपराधी को। तो राष्ट्रपति को न्यायिक शक्ति के अंतर्गत दंड प्राप्त शक्तियों को क्षमा प्रदान करने या दंड को कुछ समय के लिए स्थगित करने का अधिकार प्राप्त है। किसके पास? राष्ट्रपति के पास। अब राष्ट्रपति है उनके संकटकालीन अधिकार क्या है? संकटकालीन अधिकार उद्घोषणा, प्रभाव एवं व्यवहार में उपयोग। संकट की स्थिति का सामना करने के लिए संविधान द्वारा राष्ट्रपति को विशेष शक्तियां प्रदान की गई है। वर्तमान समय में संविधान के संकटकालीन प्रावधानों की स्थिति में निम्न, यानी अगर हमारे देश के सामने कोई संकट की स्थिति उत्पन्न है, अगर कोई बाहरी आक्रमण या फिर जो अर्थव्यवस्था कमजोर है या फिर दूसरे देशों से युद्ध करना हो, तो इस प्रकार की जो स्थिति है उसमें राष्ट्रपति को कुछ शक्तियां प्रदान की गई है जिसमें वो निर्णय लेते हैं। तो संकटकालीन शक्तियां क्या क्या है? एक तो है, आज वीडियो ज़्यादा बन जाएगा, इसमें हम प्रधानमंत्री वाला टॉपिक नहीं कर पाएंगे, वो इससे अगले वीडियो में करेंगे। तो हम ये पढ़ लेते हैं पहले। तो अब थोड़ा सा हो रहा है क्योंकि वीडियो बहुत ज़्यादा बन जाता है तो फिर आप लोगों को भी बोरिंग होने लग जाती है वीडियो देखते देखते। तो इसलिए वीडियो की स्पीड को थोड़ा सा बढ़ा लिया करें। जो 3 डॉट्स दिखाई दे रहे हैं वीडियो के पास ऊपर की तरफ, उन पे क्लिक करके आप वीडियो क्वालिटी को भी 360 कर लें और जो वीडियो की स्पीड का ऑप्शन है वो भी आप थोड़ा सा बढ़ा लें ताकि बोरिंग ना हो वीडियो देखने में। जितना समझ में आए आप उतनी स्पीड बढ़ा लें। ऐसा नहीं है कि बहुत ही फास्ट कर लो फिर समझ में ही नहीं आया और फटाफट 1 घंटे का वीडियो आप आधे घंटे में पूरा कर लो और कुछ समझ में भी नहीं आया और ऐसे सोच लो हाँ वीडियो तो देख लिया हमने, राष्ट्रपति टॉपिक पूरा कर लिया, लेकिन समझ में आना भी ज़रूरी है। तो वीडियो की स्पीड बढ़ा लो थोड़ी सी। तो जो युद्ध और बाहरी आक्रमण है और आंतरिक अशांति अगर हो तो इस स्थिति में संकटकालीन व्यवस्था की उद्घोषणा की गई है। मूल संविधान के अनुच्छेद 352 में व्यवस्था थी कि यदि राष्ट्रपति को समाधान हो जाए कि युद्ध, बाहरी आक्रमण या आंतरिक अशांति के कारण भारत या उसके किसी भाग की शांति या व्यवस्था नष्ट होने का भय है, तो यथार्थ रूप से इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने पर या इस प्रकार की परिस्थिति उत्पन्न होने की आशंका होने पर राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की उद्घोषणा कर सकता है। यानी अगर युद्ध की स्थिति हो और अगर कोई बाहरी आक्रमण कर दे और अगर भारत में ही आंतरिक अशांति हो जाए या फिर भारत के किसी भी भाग में शांति व्यवस्था को भी नष्ट होने का खतरा हो, तो इस स्थिति में राष्ट्रपति संकटकालीन व्यवस्था की उद्घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना भी ये घोषणा 2 माह तक लागू रहती है। यानी ऐसी स्थिति में ऐसा नहीं है कि हमें संसद की स्वीकृति लेनी होगी, क्योंकि संसद की प्रक्रिया बहुत लंबी है, उसमें बहुत सारे सदस्य हैं, वो सब उस प्रस्ताव को पास करते हैं, तो फिर बहुत लंबी प्रक्रिया हो जाती है। और ऐसी संकटकालीन स्थिति में अगर संसद कार्य करेगी तो फिर हमारे देश की जो स्थिति है वो खराब हो जाएगी। इसीलिए जो राष्ट्रपति है वो अपने स्वविवेक से संकट काल में घोषणा कर सकता है और कहीं पर राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं, तो वो अपनी इच्छा से कर सकते हैं। वो हमारे देश के लिए जरूरी है क्योंकि संसद की प्रक्रिया बहुत लंबी हो जाती है। संसद से स्वीकृति फिर 2 महीने तक तो लागू रहती है बिना संसद की स्वीकृति के ही,
और संसद की स्वीकृति हो जाने पर शासन जब तक लागू रखना चाहता है वो रख सकता है, लेकिन 2 माह तक तो बिना संसद की स्वीकृति से ही वो जो शासन व्यवस्था है वो लागू रहती है। 44वें संविधान संशोधन के बाद वर्तमान समय में इस संबंध में व्यवस्था निम्न प्रकार है। देखिए, आप लोग वीडियो पूरा नहीं देखते हैं, थोड़ा सा देखते हैं फिर छोड़ देते हैं, फिर कैसे समझ में आएगा। अब राष्ट्रपति टॉपिक है तो अगर आप वीडियो को पूरा देखेंगे तभी तो समझ में आएगा। हमें क्या, हम भी तो बना रहे हैं, हम भी तो ऐसा नहीं है कि छोटा सा वीडियो बना के फिर छोड़ दिया। हम भी तो अब जैसे पूरा राष्ट्रपति है तो इसको पूरा ही पढ़ाएंगे ना, तो फिर आप कैसे छोड़ सकते हो। हमसे ज़्यादा आपको पढ़ना जरूरी है। आपको अगर एग्जाम पास करना है तो फिर आपको वीडियो देखना ही होगा। तो वीडियो को पूरा ज़रूर देखें और समझें अच्छे से, और जितनी मेहनत करोगे मेरे साथ साथ, ये मैं 6 से लेके 10 तक की जो सामाजिक विज्ञान की पुस्तकें हैं उनको मैं पूरा करवाऊंगी, तो आप मेरे साथ साथ चलते रहे। जो मैं रोज़ का एक वीडियो अपलोड करती हूँ, तो क्या आप एक वीडियो भी नहीं देख सकते क्या? एक वीडियो तो आप देख ही सकते हो ना रोज़ को। 1 घंटे का भी वीडियो नहीं होता है। अगर आप व्हाट्सअप चलाते हो, फेसबुक चलाते हो, उसमें आपका 1 घंटा कब निकल जाता है आपको पता ही नहीं चलता है। देखिए, ये जो इस पर हम थोड़ी सी बात कर लेते हैं। ये जो व्हाट्सअप है और ये जो फेसबुक है, फेसबुक ऐसी चीज़ है जिसमें हम उसको ऑन करते हैं थोड़े से समय के लिए, कोई नोटिफिकेशन आता है तो हम थोड़े से समय के लिए उसको ऑन करते हैं, यानी हम 2 मिनट के लिए सोचते हैं कि हम देख लें क्या चल रहा है फेसबुक पर। लेकिन हम जब जाते हैं उसमें ऐप में, और उसके बाद हमें पता ही नहीं चलता है कि कब 1 घंटा निकल गया और कब 2 घंटा निकल गया। हमारा समय ऐसे ही बर्बाद हो जाता है और उसमें मिलता कुछ भी नहीं है। तो इसीलिए ये जो फेसबुक ऐप है वो अपने फ़ोन से अनइंस्टॉल कर दें। ये समय की बर्बादी है। हाँ, अगर आप लोगों को, मान लो अगर आप अपने आप पे काबू रख सकते हो कि हाँ मुझे तो सिर्फ 10 मिनट ही फेसबुक चलाना है, तो आप फिर अपने आप पर कंट्रोल कर सकते हो, तो फिर आप ऐसे ऐप रखें। वरना मैं तो अपने फ़ोन में फेसबुक वगैरह ये नहीं रखती, क्योंकि फिर क्या है कि हमारा समय बर्बाद हो जाता है और हम पढ़ाई नहीं कर पाते। वही अगर हम 1 घंटे का ये वीडियो देखें तो हमारा राष्ट्रपति टॉपिक क्लियर हो जाता है, यानी फिर इसके बाद हम एक बार और इसका रिवीजन कर लें तो हम कोई भी एग्जाम में राष्ट्रपति से संबंधित कोई भी क्वेश्चन आएगा तो हम उसको कर लेंगे अच्छे से। तो ये जो, और ये क्या है, व्हाट्सअप है, बार बार हम देखते रहते हैं किसका मैसेज आया है, किसने मैसेज किया है, उसका स्टेटस देखा। हम व्हाट्सअप में जाते हैं, फिर इसका स्टेटस देखा, इसका देखा, क्योंकि दुनिया, उनको काम क्या है, जो पढ़ते नहीं है वो सिर्फ स्टेटस लगाते रहते हैं। तो हमें स्टेटस देखने में भी टाइम बर्बाद नहीं करना है, ना ही पूरे दिन स्टेटस लगाना है। हमें अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना है, क्योंकि उनमें बहुत सारा समय खराब होता है, हमें पता ही नहीं चलता। हम सोचते हैं बस ये स्टेटस लगा ले, लेकिन हमें पता ही नहीं चलता ये स्टेटस लगाया, फिर इसको किस किसने देखा, ये भी हम देखते रहते हैं। फिर हम जब व्हाट्सएप में चलो इससे थोड़ी सी बात कर लें, इस दोस्त से थोड़ी सी बात कर लें, पता ही नहीं चल जाता है कब 2 से 3 घंटे निकल जाते हैं। तो ये सब समय की बर्बादी है। हाँ, इनका इस्तेमाल करो, मैं नहीं कहती कि इनको यूज़ में ही मत लो, लेकिन कम समय के लिए। मान लो दिन में आधा घंटा या 1 घंटा बहुत ज़्यादा है, आधा घंटा ही अगर हम व्हाट्सएप चलाते हैं तो हमारा कितना, मान लो जो भी इम्पोर्टेंट मैसेज हो वो हम देख लो। लेकिन ऐसा नहीं है कि पूरे दिन बस ऑनलाइन बैठे रहो। ये मैसेज, कोई भी मैसेज आ गया, ये उसको फॉरवर्ड कर दिया, ये इसको भेज दिया, उसको भेज दिया, तो इससे हमारे समय की बर्बादी है और कुछ नहीं है। तो इन सब से दूरी बनाए रखें। और ये जो फेसबुक है इस पे इतना कंटेंट है कि आप पूरी जिंदगी भर इसके इर्द गिर्द घूमते रहोगे ना, पूरी जिंदगी भर, तो भी ये जो कंटेंट है ये पूरे नहीं होंगे, पूरे नहीं होते हैं, ये कभी भी पूरे नहीं होते। हमारा समय बर्बाद हो जाएंगे, हम बर्बाद हो जाएंगे पूरी तरह से, क्योंकि हम इनके चक्कर में फंस गए ना, तो फिर हम बर्बाद हो जाएंगे। तो इसीलिए इनको कम यूज़ करें, जितना ज़रूरी हो उतना ही यूज़ करें। अपनी पढ़ाई पे ध्यान। यूट्यूब आज के समय में यूट्यूब पे वीडियो की भरमार है, जो एजुकेशन से संबंधित बहुत सारे चैनल है जिनको आप फॉलो कीजिए और उनके हिसाब से चलिए, और जो अच्छा लगता है वो वीडियो ज़रूर देखें, पूरा देखें। ऐसा नहीं है आज इसके चैनल का देख लिया फिर कल उसके चैनल का देख लिया। अपने जो चैनल अच्छे लगते हैं उनको फॉलो करें, उनके पूरे वीडियो देखें। तो इस हिसाब से अपना कार्य करिए।
तो अब हम ये जो है ये हम कल पढ़ लेंगे या फिर पढ़ लें, पूरा कर लें क्या? राष्ट्रपति वाला इतना सही बच्चा है। फिर कल से हम जो इससे कल से क्या आज से ही अगला वीडियो बनाऊंगी, उसमें हम उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक करेंगे। तो ये पढ़ लेते हैं, इतना सा है, फिर उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक शुरू करेंगे। तो इस प्रकार जो आपातकाल है, युद्ध है, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह है, इस प्रकार की आशंका होने पर घोषित किया जा सकता है। केवल आंतरिक अशांति के नाम पर आपातकाल घोषित नहीं किया जाता। तो आपातकाल कब कब घोषित कर सकते हैं? युद्ध है, बाहरी आक्रमण है, या जब सशस्त्र विद्रोह होते हैं उस समय। इस प्रकार प्रथम आपातकाल युद्ध, बाहरी आक्रमण या सशस्त्र विद्रोह अथवा इस प्रकार की आशंका होने पर राष्ट्रीय आपातकाल घोषित किया जा सकता है। द्वितीय, राष्ट्रपति द्वारा अनुच्छेद 352 के अंतर्गत आपातकाल की घोषणा तभी की जा सकती है जब मंत्रिमंडल लिखित रूप में राष्ट्रपति को ऐसा परामर्श दे। मंत्रिमंडल अगर लिखित रूप में राष्ट्रपति को परामर्श दे तो राष्ट्रपति फिर आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। तृतीय यह है कि घोषणा के 1 माह के अंदर संसद के विशेष बहुमत, पृथक संसद के दोनों सदनों के कुल बहुमत एवं उपस्थित और मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के 2/3 बहुमत से इसकी स्वीकृति आवश्यक होगी और इसे लागू रखने के लिए प्रति 6 माह बाद स्वीकृति आवश्यक होगी। अगला है कि चतुर्थ लोकसभा में उपस्थित एवं मतदान में भाग लेने वाले सदस्यों के साधारण बहुमत से आपातकाल की घोषणा की समाप्ति की जा सकती है। अब अगर राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल हो जाए तो फिर संकटकालीन व्यवस्था उत्पन्न हो जाती है। तो वहां पर भी राष्ट्रीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं फिर और राष्ट्रपति शासन लागू कर सकते हैं। राज्यों में संवैधानिक तंत्र विफल होने से उत्पन्न संकटकालीन व्यवस्था, उद्घोषणा की विधि। अनुच्छेद 356 के अनुसार राष्ट्रपति को राज्यपाल के प्रतिवेदन पर या अन्य किसी प्रकार से समाधान हो जाए कि ऐसी परिस्थिति पैदा हो गई कि राज्य का जो शासन है संविधान के उपबंधों के अनुसार नहीं चलाया जा सकता है, तो वे उस राज्य के लिए संकटकाल की घोषणा कर सकता है। संसद की स्वीकृति के बिना यह घोषणा 2 माह से अधिक की अवधि के लिए लागू नहीं रहेगी। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास कर राज्य में 6 माह के लिए राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। संसद के द्वारा एक प्रस्ताव पास करके जो राष्ट्रपति शासन है वो 6 माह के लिए लागू किया जा सकता है। इस प्रकार प्रस्ताव संसद के दोनों सदनों द्वारा अलग अलग अपने साधारण बहुमत से पास किया जाना आवश्यक है। तो दोनों सदनों के द्वारा साधारण बहुमत से प्रस्ताव को पास किया जाना आवश्यक है। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रखा जा सकता। किसी भी परिस्थिति में 3 वर्ष के बाद, यानी 3 वर्ष तक रह सकता है, लेकिन 3 वर्ष के बाद राष्ट्रपति शासन लागू नहीं रह सकेगा। अब जो वित्तीय है, वित्तीय संकटकाल की उद्घोषणा वो भी राष्ट्रपति कर सकते हैं। ये अंतिम ही। अब उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे और जो प्रधानमंत्री वाला है वो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे, क्योंकि इसमें बनाएंगे तो वीडियो बहुत ज़्यादा हो जाएगा, लंबा हो जाएगा और आप देख ही नहीं पाओगे, इतना बीच में ही छोड़ के भाग जाओगे। तो मैं खुद भी लंबा वीडियो बनाती हूँ तो फिर परेशान हो जाती हूँ, इसलिए मैं सोचती हूँ 1 घंटे का वीडियो बहुत है। अगर 2 घंटे का वीडियो हम बनाते तो फिर मैं भी परेशान हो जाती हूँ और आप खुद भी देखते देखते परेशान हो जाओगे। तो इसीलिए 1 घंटा या फिर 40 मिनट का वीडियो ही ठीक है। अब वित्तीय संकट की उद्घोषणा की विधि। अनुच्छेद 360 के अनुसार जब राष्ट्रपति को यह विश्वास हो जाए कि ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो गई है जिनसे भारत के वित्तीय स्थायित्व या साख को खतरा है, तो वे वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। अगर ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न हो जाती है कि जो हमारी भारतीय वित्तीय व्यवस्था है, तो अगर उसको संकट है तो फिर वित्तीय संकट की घोषणा कर सकता है। ऐसी घोषणा के लिए भी वही अवधि निर्धारित है जो प्रथम प्रकार के संकट की उद्घोषणा के लिए निर्धारित थी।
तो ये राष्ट्रपति वाला टॉपिक आज पूरा हो गया है। और अगर आप लोग इसको शुरू से लेकर अंत तक देखोगे, समझोगे, तभी ये समझ में आएगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा सा पढ़ लिया, फिर वीडियो को आगे करके फिर थोड़ा सा और देख लिया, फिर आगे करके और देख लिया, और जो अंतिम का भाग है वो देख लिया थोड़ा सा, चलो वीडियो हमने कंप्लीट कर लिया। ऐसा आप अपने मन की शांति के लिए कर सकते हो। लेकिन अगर आप वीडियो को पूरा देखोगे तभी तो राष्ट्रपति वाला टॉपिक आपका पूरा क्लियर होगा, अच्छे से समझ में आएगा। और अगर आपने कहीं से और पढ़ रखा है राष्ट्रपति का टॉपिक, तो इसको रिवीजन के हिसाब से स्पीड बढ़ा के उस हिसाब से आप देख लीजिए। और कल हम उपराष्ट्रपति वाला टॉपिक पढ़ेंगे, प्रधानमंत्री वाला टॉपिक पढ़ेंगे। तो कैसा लग रहा है मेरा पढ़ाना आपको? अच्छा लग रहा है या नहीं लग रहा है, ये आप कमेंट बॉक्स में लिख के ज़रूर बताएं। आप लोग एक तो कमेंट नहीं करते, बिल्कुल भी नहीं करते हैं। कमेंट करना चाहिए ना, तभी तो हमें पता चलेगा कि मैं कैसा पढ़ा रही हूँ, क्या कमी है। अब मैं कोई सर्वश्रेष्ठ तो हूँ नहीं कि मुझे पता चल जाए कि ये कमी है मेरे वीडियो में। आप लोग, आप सभी स्टूडेंट्स और जो भी मेरे बराबर के हैं, वो सब आप लोग बताएंगे, तभी मुझे पता चलेगा कि क्या कमी है और मैं क्या सुधार करूँ और अच्छा करने की कोशिश करूँगी मैं। अगर आप लोग मुझे राय दोगे और आप लोग मेरे वीडियो को अच्छे से देखोगे तो मैं और भी सुधार करूँगी। तो इसीलिए साथ दीजिए। तो अंत तक चलिए, ठीक है, फिर अगला वीडियो हम बनाएंगे। और वीडियो अच्छा लगा तो लाइक ज़रूर करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। यही मेरा कहना है कि वीडियो को शेयर कीजिए, आप वीडियो को पूरा देखिए। और जो 10th क्लास के बच्चे हैं उनको तो ज़रूर शेयर कर दीजिए, बाकी को तो नहीं करते हैं। और 10th क्लास के क्यों, जो भी प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये 6ठी से लेकर 10वीं तक की जो बुक्स हैं ये सबके लिए इम्पोर्टेंट है, बेसिक है, हमारी नींव मजबूत करेंगे ये। इनको पढ़ लिया तो चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो हम उनको पास कर ही लेंगे। इनको पढ़ लो, बस घोट के पी जाओ इनको, लाइन टू लाइन पढ़ोगे तभी जाके सफल होंगे। ऐसा नहीं है सब कुछ शॉर्टकट ढूंढते हैं कि बस हाँ शॉर्ट में राष्ट्रपति वाला टॉपिक समझा दो हमें, तो हमें ये पूरा पढ़ना ही नहीं है। लोग सब कुछ शॉर्ट में करना चाहते हैं, लेकिन शॉर्ट से कुछ नहीं होता है। मेहनत का कोई भी दूसरा विकल्प नहीं है। मेहनत करनी होगी हमें, मेहनत करेंगे तभी तो सफल होंगे। ऐसे कैसे हम सफल होंगे? बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, लेकिन जो मेहनत करेगा वही आगे तक जाएगा। मेहनत कीजिए, जितनी हो सके उतनी मेहनत कीजिए और इस मेहनत का फल जरूर मिलेगा। ऐसा नहीं है कि हमने मेहनत की और हमारी मेहनत पे पानी फिर गया, नहीं। अगर हम आज सीखेंगे, इस एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन नहीं हुआ तो अगले एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन ज़रूर होगा। तो आज मेहनत कीजिए, आगे भी काम आएगी। तो इसीलिए पढ़ने से मत घबराइए, जितना आप समय दे सकते हो अपनी पढ़ाई को दीजिए, अपना 100% दीजिए, मैं तो कहती हूँ। लेकिन कुछ की परिस्थितियाँ ऐसी होती हैं कि वो अपना 100% नहीं दे पाते हैं। फिर भी पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। ऐसा नहीं है कि हम छोड़ दें, बस हमारा तो सिलेक्शन, इस एग्ज़ाम में हमारा सिलेक्शन हुआ ही नहीं, हम क्यों पढ़े, हम तो छोड़ दें, हमारा तो होगा ही नहीं सिलेक्शन। दो चार लोग कह देते हैं कि तुम तो इतने एग्ज़ाम दे दिए, अब तुम्हारा सिलेक्शन कैसे होगा। उनके कहने से क्या होगा, हमें पता है ना, हमने मेहनत की है ना, और हम आगे भी मेहनत करेंगे तो ज़रूर सफल होंगे। दुनिया है, दुनिया तो कहती रहेगी, जो आगे बढ़ता है दुनिया उसको रोकती है। कैसे रोकती है? ताने देती है, उसको ये बोलती रहती है कि तू नहीं कर सकता ये। बस यही चीज़ आप अपने मन में बिठा लीजिए कि मैं क्यों नहीं कर सकता ये, मैं करूँगा और ज़रूर करूँगा, मैं सफल होऊंगा, मेरा सिलेक्शन होगा और ज़रूर होगा, मैं पढ़ूंगा, मैं मेहनत करूँगा। तो वो जो लोग कहते हैं, फिर उनकी बोली अपने आप बंद हो जाएगी। अपनी सफलता से उनको जवाब दीजिए। तो आगे बढ़िए और पढ़ते रहिए, पढ़ते रहिए। एक दिन सफलता आप लोगों के कदम जरूर चूमेगी और आप सबसे आगे होंगे। जो मेहनत करेगा वही आगे होगा। तो मेरे साथ साथ चलते जाइए, वीडियो देखते रहिए, अपनी पढ़ाई को जारी रखिए। और इतना तो समय देखो मिल ही जाता है, 1 घंटे का टाइम तो मिल ही जाता है। हम फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इन पे अपना टाइम बर्बाद करते रहते हैं। तो चलिए, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आपने वीडियो को पूरा देखा। इसके लिए जय हिंद, जय भारत।